हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर रोज़ शाम को करते हैं। मॉर्निंग में भी वीडियोज़ आ रही हैं, इवनिंग में भी आ रही हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो 11th-12th के हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, चाहे वो मास्टर वाले हों, चाहे वो यूजीसी नेट और जेआरएफ वगैरह के हों, या फिर आपका पीजीटी लेवल पर डीएसएसबी में, एचटेट में, स्क्रीनिंग में कहीं भी हों, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले 8-10 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे इन सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में फिर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है कि दो प्रकार की शासन प्रणालियां आमतौर पर होती हैं। एक होती है एकात्मक और एक होती है संघात्मक, और तीसरी अगर माने तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कुछ गुण एकात्मक के होते हैं और कुछ संघात्मक यानी फेडरल के होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण बताना है। एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या स्विट्जरलैंड? एकात्मक की बात करेंगे तो ब्रिटेन जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में एकात्मक शासन नहीं है? कौन सा देश है जिसमें एकात्मक शासन है ही नहीं? सोवियत संघ, रूस यानी जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, आप सोवियत संघ आप उसको कह सकते हैं, वहां पर एकात्मक शासन बिल्कुल नहीं है। यानी वहां पर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जिससे आपको लगे कि यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली एक प्रकार से स्टैंड करती है। एक चीज और बता दूं मैं आगे बढ़ने से पहले, ये लगभग 2500 के आसपास एमसीक्यूज हैं, जिसमें सबके टॉपिक वाइज भी हैं और अलग से मॉक टेस्ट भी हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब जब एग्जाम में थोड़ा टाइम होता है तो हम ये कोरियर से भी भेजते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन, कौन सा लक्षण एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? है नहीं पूछा इसने, नहीं पूछा है। कौन सा लक्षण जो है वो एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। शक्तिशाली और दृढ़ शासन, ये तो होता है एकात्मक सरकार में। राष्ट्रीय एकता भी होनी जरूरी है, सरल संगठन भी होना चाहिए। स्थानीय हितों की जो हानि है, ये जो है वो विशेषता नहीं है। तो डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम में किस प्रकार की शासन प्रणाली, बेल्जियम की बात हो रही है, बेल्जियम में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? दोस्तों, बेल्जियम के अंदर फेडरल सिस्टम है। बेल्जियम के अंदर फेडरल सिस्टम है, संघात्मक शासन प्रणाली स्टैंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5वां, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना कब की गई? यूएसए के अंदर संघीय सरकार की स्थापना कब हुई? आंसर आएगा 1789, 1789, आजादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा रूप संघवाद का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा रूप है जो संघवाद का नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत संघवाद होता है, वास्तविक संघवाद भी होता है, परिसंघ भी होता है। तो सामूहिक जो संघ है वो संघवाद का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां, इंग्लैंड में किसके काल में शासन का स्वरूप, इंग्लैंड में किसके काल में शासन का स्वरूप व्यक्तिगत संघात्मक का रहा है? जॉर्ज चतुर्थ यानी जॉर्ज फोर्थ के समय में। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस वर्ष कनाडा में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया? देखो, अमेरिका में हमने बात करी, अमेरिका में कब अपनाया गया? 1789 में। लेकिन यहाँ पर बात इसने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया इसने कनाडा का। कनाडा में अगर संघीय शासन की बात करें तो कनाडा के अंदर संघीय शासन को जो अपनाया गया वो 1867 में, 1867 में। यहाँ पर याद रखना, देखो यहाँ पर एडी लिखा हुआ है, एडी काफ़ी है क्योंकि बीसी वगैरह की नौबत नहीं आएगी, उससे पुराने सबूत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर ये एडी नहीं होता तो भी काम चल जाता। स्विट्जरलैंड में प्रांतों को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। स्विट्जरलैंड के अंदर प्रांतों को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड में जो स्टेट्स होते हैं, जो प्रांत होते हैं, उनको कैंटन कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि कौन से देश में या किस देश में प्रांतों को कैंटन कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10वां, संघवाद के अंग्रेजी रूपांतर का विकास फोइडस शब्द से हुआ है। यह फोइडस शब्द जो है वो किस भाषा का है? दोस्तों, फोइडस जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का है, लैटिनी लैंग्वेज यानी लैटिन भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक अनम्य संविधान किस देश का है? सबसे अधिक अनम्य जो संविधान है वो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 12वां क्वेश्चन, संघ राज्य का आवश्यक गुण बताएं। संघ राज्य का आवश्यक गुण
क्या होता है? संबंध विच्छेद की स्वीकृति नहीं होती, शक्ति विभाजन, अनम्य तथा सर्वोपरि संविधान, उपरोक्त सभी। आपका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के शासन में जनता दो प्रकार के कानूनों का निर्वहन करती है? किस प्रकार के शासन में जनता दो प्रकार के कानूनों का निर्वहन करती है? संघात्मक में सेंटर के भी कानून होते हैं और राज्यों के भी कानून होते हैं। वहां एक कॉम्बिनेशन होता है, एक तरफ स्टेट्स होते हैं और एक तरफ सेंटर होता है। तो इन दोनों के कानूनों का जो पालन है वो जनता को करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखना यार, क्योंकि अभी तो कर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस के अलावा आप लोग पीआरटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग नोट्स ऑर्डर करते हैं। हम लोग पूरे के पूरे नोट्स पूरे भारत में कोरियर से भेजते हैं, जिसमें जनरल पेपर और प्लस में आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन ये सब आपको मिलता है। तो आप केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, यूजीसी नेट, सीटेट सबके नोट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का निर्बल द्वितीय सदन बताएं। विश्व का निर्बल द्वितीय सदन, सेकंड हाउस पूछ रहे हैं, बताना है। आंसर आएगा कैनेडियन सीनेट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों में अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं को प्रैक्टिस करने से हमारे जो सिलेक्शन आप लोगों के वो सुनिश्चित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन बताओ। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अपर हाउस बताना है। विच हाउस इज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड? भारत का उच्च सदन, ब्रिटेन का, अमेरिका का या फिर फ्रांस का? आपका आंसर आएगा अमेरिकी उच्च सदन। अमेरिका का जो अपर हाउस है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अपर हाउस है। क्वेश्चन नंबर 16, जनता को अपनी इच्छा अनुसार करने की सुविधा सबसे ज्यादा किस देश के नागरिकों के पास है? जनता को अपने इच्छा अनुसार काम करने की सुविधा जो है वो सबसे ज्यादा किस देश के नागरिकों के पास है? आंसर आएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा देश है जहां के सीनेट में प्रत्येक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो आप अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, दोनों। आंसर आएगा डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संघ निर्माण की किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा नीचे से ऊपर की ओर चलती है? कौन सी स्थिति में कौन सी पद्धति में है? वो केंद्रोन्मुख पद्धति, जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रोन्मुख पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण आपको देना पड़े तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पावर ज्यादातर सेंटर के पास है। क्वेश्चन नंबर 20, स्विट्जरलैंड की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी? तो आंसर आ जाएगा आपका उस समय ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कथन संघ के निर्माण की सफलता को सुनिश्चित नहीं करता है? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो संघ के निर्माण की सफलता को सुनिश्चित नहीं करता है? भौगोलिक एकता होनी चाहिए, संघ की इकाइयों में समानता, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की अनेकता, ये जो है ये आपका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? ऐसा भारत में हुआ है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किस देश की केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है? केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो ये क्या है? हमारे देश की संसद है। द्वितीय सदन हमारे देश में द्वितीय, भारत के अंदर तो दोनों ही सदनों की बराबर कार्रवाई है ना। भारत में तो दोनों में ही है, लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, सभी अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर द्वितीय सदन लिखे या प्रथम सदन लिखे, आंसर आपका इंडिया जरूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में आप देखोगे, अगर मान लो आप लोग किसी भी, जैसे मान लो हरियाणा की बात करते हैं, अभी फिलहाल की बात करें, नया परिसीमन बनेगा 2021 के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, आगे परिसीमन बनेगा तो बाद की बात है। हरियाणा की अगर बात करें तो लोकसभा के यहाँ पर 10 हैं, लोकसभा की 10 हैं और राज्यसभा की 5 हैं। इस तरीके से वैसे ही दिल्ली में आप देखोगे, यूपी के अंदर आप देखोगे, उत्तराखंड में आप देखोगे, अलग अलग राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ। पहला सदन और दूसरा सदन दोनों को ही भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो इंडिया जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान किस दृष्टि से उत्तम संघ नहीं था जिसके कारण 1971 में उसका विघटन हो गया? पाकिस्तान का टुकड़े होने का जो सबसे मेन कारण था भाई, वो था भौगोलिक एकता।
भौगोलिक एकता थी ही नहीं, क्योंकि बीच में पूरा इंडिया था, पूर्व में और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से, और बीच के अंदर एक पूरे का पूरा भारत था। दोनों ही पाकिस्तान के दोनों ही भागों के अंदर भौगोलिक एकता नहीं थी। तो ये जो एक प्रकार से डिस्टेंस जो है, दूरी जो है दोनों टुकड़ों के अंदर, अलग अलग दोनों खंडों में, वो सबसे बड़ा कारण रही है। बाकी भी छोटे मोटे कारण रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन कारण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, परिसंघ के सदस्य राज्यों में यदि कोई युद्ध होता है, परिसंघ के जो सदस्य राज्य हैं उनमें यदि कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध को क्या कहा जाता है? उस युद्ध को अंतरराष्ट्रीय युद्ध का नाम आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक संघों में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है विधानमंडल के प्रति। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि का कारण बताएं। केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि का कारण है निहित शक्तियों का सिद्धांत भी होगा, संघ राज्य सहकारिता भी होगा, लोक कल्याण की राजनीति, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता के हाथ में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास कर रही है, इस कथन को किसने कहा है? इसे प्रोफेसर डायसी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा गुण संघात्मक सरकार का नहीं है? संघात्मक सरकार का कौन सा गुण नहीं है? संविधान अलिखित होना चाहिए, ये गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको आप लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन किस सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है? यह संघात्मक सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, ताकि आपको आइडिया लगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संघ शासित राज्यों में नागरिकों के हितों की देखभाल या रक्षा कौन करता है? जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो संघ शासित राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडुचेरी है, समय समय पर बदलते रहेंगे, ऐसा ना हो कि आप 5 साल बाद वीडियो को देखें बोले सर ये राज्य तो है नहीं। संघ शासित प्रदेशों की बात हो रही है, उसमें नागरिकों के हितों की देखभाल या रक्षा जो है वो कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्र जो है वो राष्ट्रपति के अंदर में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा चुना गया लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल वहां शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता किस प्रकार की सरकार में पाई जाती है? केंद्रीय संसद की जो सर्वोच्चता है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली में या किस प्रकार की सरकार में पाई जाती है? तो आंसर होगा एकात्मक सरकार में सारी पावर जो है वो केंद्र के पास होती है, क्योंकि संघात्मक में तो क्या होगा, संघात्मक में तो राज्यों में और केंद्र में शक्तियां बंट जाएंगी, लेकिन एकात्मक में सारी पावर केंद्र के पास। जैसे भारत में देखें, भारत में जो रक्षा मंत्रालय है, जो सेनाओं की कमान है, वो राज्य सरकारों के पास नहीं है, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो रक्षा के मामले में देखेंगे तो भारत क्या है, एकात्मक है। विदेशी मामलों के बारे में देखेंगे तो भारत क्या है, एकात्मक है। रेलवे वगैरह के मामले में देखेंगे तो भारत क्या है, एकात्मक है। परमाणु ऊर्जा के बारे में देखेंगे तो भारत क्या है, एकात्मक है। लेकिन ये तो सेंटर सरकार के पास सारी पावर है इन मामलों में, तो हमें लगता है कि भारत एकात्मक है। लेकिन कुछ पावर भारत में राज्यों में भी बंटी हुई, जैसे शिक्षा के मामले में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं अपने अपने राज्य में, सेंटर अपने निभाता है। स्वास्थ्य के मामले में राज्य अपने निभाते हैं, सेंटर अपने निभाता है। तो अगर शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मामले देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, भारत तो जो है वो संघात्मक है। तो इसलिए इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का जो है एक मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें भारत के अंदर दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोफेसर विलोबी के अनुसार एकात्मक सरकार का प्रमुख गुण बताएं। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार जो एकात्मक सरकार है उसका एक प्रमुख गुण जो है वो आपको बताना है। एकात्मक सरकार में क्या होता है भाई, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि जहां पर पावर स्टेट के पास भी होंगी और सेंटर के पास भी होंगी वहां पर ही तो संघर्ष होगा। जहां पर स्टेट के पास पावर नहीं होंगी, सारी पावर सेंटर के पास होंगी, वहां पर संघर्ष किस चीज का होगा? तो एकात्मक सरकार के अंदर जो है वो संघर्ष जो है वो होता नहीं है, ना के बराबर होता है, अभाव होता है उसका। तो ऐसा प्रोफेसर विलोबी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार के शासन में इकाइयां सरकार की एजेंट नहीं होती? कौन से प्रकार के शासन में जो इकाइयां हैं वो सरकार की एजेंट नहीं होती? आंसर आया जाएगा एकात्मक शासन में। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के शासन में रूढ़िवादिता तथा अनुदारवादी प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन से शासन में पाई जाती है? एकात्मक शासन में। क्वेश्चन नंबर 35,
संविधान संशोधन के लिए जनमत की प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो संविधान किसी देश ने पहले बना दिया, समय बदलते बदलते 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, समय समय पर उसके अंदर संशोधन किए जाते हैं और उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। तो जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है तो जनमत की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो कौन से देश में अपनाई जाती है? स्विट्जरलैंड के अंदर अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं अमेरिका की विदेश नीति में युद्ध बनाता हूं? अमेरिका का एक राष्ट्रपति था भाई जिसने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं अमेरिका की विदेश नीति में युद्ध बनाता हूं, यानी मेरी ये कोशिश रहती है अमेरिका की जब मैं फॉरेन पॉलिसी बनाता हूं, अमेरिका की जब दूसरे देशों से क्या नीति रहेगी, जब ये मैं डिसाइड करता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा 2, 3, 4 देशों में हमेशा युद्ध बना रहे। जैसे भारत और पाकिस्तान में हमेशा बना रहा है, उसी तरीके से आप लोग देखोगे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं आपस में लड़ते रहें तो जो बड़े देश हैं उनको फायदा होता है। पहला फायदा उनको ये होता है कि उनके हथियार बिकते हैं, दूसरा उनको फायदा ये होता है कि उनको नेतागिरी का मौका मिल जाता है। तो इस तरीके की स्थिति आप लोग देखेंगे तो अलग अलग देशों के बड़े बड़े देशों की नीति रहती है, बट अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये खुला स्टेटमेंट दे दिया था और उसका नाम था ट्रूमैन। बहुत बड़ा व्यक्ति रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी काफी स्ट्रॉन्ग रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है? अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन किसको कहा जाता है? 2 सदन तो है ही हैं, तो तीसरा सदन की संख्या किसको दे रखी है? वहां के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को दे रखी है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, किस विचारक ने कहा है कि संसदीय शासन शांति के लिए उत्तम है? ऐसा किसने कह दिया? लॉस्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सा राष्ट्र है जिसमें एकीकरण की प्रगति संघ के माध्यम से न होकर विलीनीकरण के माध्यम से हुई है? ब्रिटेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य की न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है? कौन से राज्य की न्यायपालिका को नहीं है? फ्रांस वाली को नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 41, भारत में वर्तमान संघीय सरकार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इंडिया में जो प्रेजेंट में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको कैसे उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे आप? उसको कैसे डेफिनेट करेंगे? तो इसमें मिलीजुली सरकार होगी, बहुमत सरकार होगी, अल्पमत सरकार होगी, दुर्बल सरकार होगी। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो वर्तमान वर्ड यूज किया गया ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी के ऊपर आपका आंसर डिसाइड होता है, इसी से आप अंदाजा लगाएंगे। और वर्तमान में बात अगर आप करेंगे तो यूपीए गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 10 साल की, अटल बिहारी वाजपेयी के समय सरकार थी, यानी 1900 आप लगभग 1989 से लेकर के और 2014 तक, यहां तक की जो सरकारों की बात करेंगे ना, तो उनको तो आप क्या बोलेंगे? उनको तो आप मिलीजुली सरकार बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत एक प्रकार से नहीं मिला था। लेकिन अगर अब की बात करेंगे तो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, सेकंड जो सेशन चला हुआ है उनका 2019 से लेकर 24 तक का, तो इसमें तो उनके पास बहुमत है, मेजोरिटी है, उनकी भी मेजोरिटी और एनडीए की तो मेजोरिटी है ही है, तो इसलिए उसको मेजोरिटी गवर्नमेंट कहेंगे। लेकिन पहले वाले यूपीए और एनडीए की बात करेंगे, पहले जो थी तो वो आपकी मिलीजुली सरकार ही थी, और जब सरकार अल्पमत में होती है तो अल्पमत सरकार कहलाएगी, दुर्बल तो ऑटोमेटिकली अल्पमत वाली हो ही जानी है। क्वेश्चन नंबर 42, रूसी संघ के विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था बताएं। रूसी संघ के विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था जो सामने आई वो कौन सी रही? तो रूसी रंग यानी जो यूएसएसआर था जिसके टुकड़े हुए 1991 के अंदर, तो जहां से 89 से लेकर 1991 तक का दौर काफी खतरनाक उनके लिए रहा, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की वहां पर नई व्यवस्था पैदा हुई। क्वेश्चन नंबर 43, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अनोखी भूमिका है। किसकी अनोखी भूमिका? दोहरी नागरिकता की, क्योंकि अमेरिका के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है। जो अमेरिका का जो नागरिक है वो अमेरिकन नागरिक भी है और वो वहां के राज्य का भी नागरिक है। लेकिन भारत में और इंग्लैंड के अंदर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। हम भारतीय हैं तो हम भारतीय ही हैं, बाकी किसी स्टेट का कोई लॉजिक नहीं है। हम स्टेट के रहने वाले जरूर, बट नागरिकता हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, एकात्मक शासन व्यवस्था में, एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है भाई? केंद्र शक्तिशाली होता है, ये बिल्कुल सही चीज है, केंद्र शक्तिशाली होता है, इकाइयां नहीं होती, क्योंकि इकाइयां तो स्टेट आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं, ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया तो लगे कि हाँ क्वेश्चन पेपर में जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने एक बार फिर आ गया है। यस, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष क्या है? एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष यह है कि ये निरुत्साहित करती है, यह डिमोलाइज कर देती है, यह लोगों को के अंदर निराशा पैदा कर देती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह बताएं। इसमें स्वदेश भक्ति को, स्थानीय प्रेरणा को, लेकिन क्योंकि क्योंकि लोकल जो मोटिवेशन है वो नहीं मिलता है। सेंटर सरकार, एकात्मक सरकार में क्या है, सारी पावर सेंटर के पास होती हैं, स्टेटों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ले लेवल के ऊपर, वहां पर जो है वो लोगों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं मिलता, वो राजनीति का लिए वो जो प्रेरणा होती है वो नहीं मिलती है। और हमारे देश में आप देखोगे एकात्मक शासन प्रणाली भी है, संघात्मक, राज्यों के पास पावर भी है, और राज्यों के अलावा हमने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली लागू कर दी, स्थानीय शासन जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर राजनीति होती है। तो उससे एक जो है वो प्रेरणा मिलती रहती है, बट यहाँ पर जो है वो स्थानीय प्रेरणा का जो है वो अभाव होता है। ये एकात्मक का एक दोष माना जाएगा, उसके डिमेरिट्स में इसको गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता किस में रहती है? एकात्मक शासन प्रणाली में जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास रहेगी। ये तो सिंपल सा है, क्योंकि सारी ही पावर उसके पास होंगी तो सर्वोच्च सत्ता ऑटोमेटिकली वो हो जाने वाली है। तो चलो फिर आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।